हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का लास्ट लेक्चर और चैप्टर नंबर ये हमारा 15 का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8। हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और क्लास 10 राजस्थान बोर्ड। तो शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे पानी के बारे में, वाटर से रिलेटेड चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब वाटर। जब भी वर्ड आप हाइड्रो सुनो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वा का मतलब भी क्या होता है? वाटर होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब पानी की पावर से क्या मतलब है यहाँ पे? अब देखो, पानी में भी बहुत शक्ति होती है। जैसे हमने देखी थी हवा में शक्ति, विंड कुछ भी कर सकती है। अब देखो, पानी भी आपको पता है हमारे जीवन का आधार है। पानी भी हमें जीने के लिए चाहिए। पानी की भी बहुत सारी पावर हैं। एक चीज़ तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या सुनी होगी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पानी से जो बिजली बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो पानी की पावर का मतलब क्या, पहले हम देख लेते हैं बुक में क्या दे रखा है। द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कैन बी सीन इन रिवर। अगर पानी की पावर आप लोग को देखनी है तो नदी में जाकर देखिए। अगर पानी की पावर आपको देखनी है तो फिर बरसात में देखिए, बाढ़ में देखिए, ठीक है। पानी की पावर आपको देखनी है तो कहाँ पर देखिए? आप झरनों में देखिए, जो आपके वाटरफॉल्स होते हैं। तो पानी की पावर वहाँ पे आपको पता चलेगी। अब पानी से देखो क्या होते हैं, पानी से ही प्लेन्स बनते हैं, पानी से ही डेल्टाज बनते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे तो जो रिवर्स होती हैं, जो हिमालयन रिवर्स जो होती हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वो हिमालय से बहती हुई आती हैं। और जब ये हिमालय से बहती हुई आती हैं तो ये रिवर्स इरोजन करती हैं और कुछ सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती हैं। इन सेडिमेंट्स को ये प्लेन वाले रीजन में जमा कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं और वहाँ पर बन जाते हैं आपके प्लेन्स, ठीक है। दूसरा, जब ये नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो मिलने से पहले ये क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहाँ पर जितना भी और बचा कुचा जो लोड होता है उसको वहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं और वहाँ पर बनते हैं डेल्टा, ठीक है। तो जैसे आपको सुना होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो भी सुंदरबन डेल्टा है, जिसको गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स बनाती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो रही यहाँ पे पानी की पावर। रिवर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ एनी सिविलाइजेशन। आपने बहुत सारी सिविलाइजेशंस के नाम सुने होंगे हिस्ट्री में, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, ग्रीक सिविलाइजेशन। बहुत सारी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड की जितनी भी मेजर सिविलाइजेशन ये सारी की सारी कहाँ पर बची हुई हैं? किसी ना किसी रिवर के सहारे बची हुई हैं। और रिवर में क्या बहता है? पानी बहता है। तो क्यों रिवर के सहारे बची हुई होती हैं? क्योंकि पानी आपको पता है हर चीज़ में ज़रूरी है। आपको अगर इरिगेशन करना है तो पानी चाहिए, डे टू डे यूज के लिए आपको पानी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए आपको पानी चाहिए। तो आप जहाँ पर शहर बसाओगे, घर बसाओगे, वहाँ पे आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए भाई। अपने लिए चाहिए, जानवरों के लिए चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी भी मेजर सिविलाइजेशन हैं, जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं, वो किसी ना किसी रिवर के अलोंग ही आपको मतलब डेवलप होते हुए मिलेंगे, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग दी सरस्वती रिवर। हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो भी किसके सहारे बसी हुई थी? सरस्वती रिवर। जो कि आज की डेट में आपने सुना होगा सरस्वती रिवर जो है डिसअपियर हो गई है लैंड से। अब ये सरस्वती रिवर नहीं है, गायब हो चुकी है। और भारत में तो रिवर्स को आप इतना मतलब समझ लो, इतना ज़्यादा हम वो देते हैं इंपॉर्टेंस, तो रिवर्स को मदर का दर्जा दिया हुआ है। रिवर्स आर सो इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ अस एड्रेस रिवर एज मदर। रिवर हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रिवर्स को क्या बोलते हैं? माँ का दर्जा देते हैं। जैसे गंगा मैया बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ओके, लेट अस टॉक अबाउट ग्लेशियर्स। ये यहाँ पे देख रहे हो बर्फ़ के बड़े बड़े जो पहाड़, इनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। ये टूट रहे हैं, ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अब देखो, ग्लेशियर्स क्या है? बर्फ़ है। तो बर्फ़ क्यों टूटती है, क्यों मेल्ट होती है? जब यहाँ पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसी चीज़ को हम आगे अब डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ग्लेशियर समझ लो, बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स बोलते हैं। द थिक स्लैब मतलब बर्फ़ के बड़ा सा टुकड़ा, थिक का मतलब मोटा सा टुकड़ा, किसका? आइस का। इन मोशन इज कॉल्ड ग्लेशियर। ये ग्लेशियर्स भी आप ध्यान रखना, ये मोशन में होते हैं, धीरे धीरे इनमें मोशन होती रहती है। ये भी किसका काम करते हैं? वेदरिंग और इरोजन का काम करते हैं, ध्यान रखना। तो थिक स्लैब ऑफ आइस क्या कहलाती है? जो कि मोशन में है उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। थिक स्लैब ऑफ आइस इन मोशन इज कॉल्ड ग्लेशियर। ग्लेशियर इज ए परसिस्टेंट बॉडी ऑफ डेंस आइस विच कीप्स मूविंग इन ए वेरी स्लो स्पीड। ग्लेशियर एक ऐसी परमानेंट बॉडी होती है, घनी आइस। डेंस आइस का मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंस, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो लगातार किस में रहती है? धीरे धीरे मोशन करती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। और भारत की जितनी भी पेरेनियल रिवर्स हैं, पेरेनियल रिवर्स, अब देखो भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया में दो प्रकार की रिवर्स हैं, एक है पेरेनियल रिवर्स और दूसरी है सीजनल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स
ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से, और जो सीजनल रिवर्स हैं वो होती हैं पेनिनसुलर इंडिया से, मतलब इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर, ये क्या है पूरी साल फ्लो करती रहती हैं। क्यों पूरी साल फ्लो करती रहती हैं? क्योंकि इन रिवर्स में पानी कहाँ से आ रहा है, ग्लेशियर्स में आता है। जैसे गंगा की बात करें तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो ये जो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, या ये जो पेरेनियल रिवर्स हैं जो पूरी साल फ्लो करती रहती हैं, इनका सोर्स भी क्या है, इनका ओरिजिन पॉइंट भी क्या है, ग्लेशियर्स है। और ग्लेशियर्स कहाँ पर है, हिमालय पर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये ग्लेशियर का इंपॉर्टेंस है। अब आज की डेट में एक समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। क्या चीज़, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब, ग्लोब का मतलब पृथ्वी, अब वार्मिंग मतलब पृथ्वी का गर्म होना। अब सोचो जब पृथ्वी गर्म होगी तो ये ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट होंगे, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो पानी कहाँ पे आ जाएगा, ओशन में आ जाएगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा। अब सोचो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम कहाँ चल रहे थे, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द ग्लेशियर्स। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, देखो ध्यान देना, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो बेटा यहाँ पे दो तीन चीज़ आ गई, ग्रीन हाउस गैस आ गई और ग्लोबल वार्मिंग आ गई। अब समझो बेटा क्या कहानी कहना चाह रहा हूँ। ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी क्या है, पृथ्वी, और ये मान लो एटमॉस्फेयर है पूरा, यहाँ तक क्या है, एटमॉस्फेयर। और ये मान लो, अब यहाँ एटमॉस्फेयर में क्या होता है, अब समझना, सन की रेज आती हैं, सन की रेज पृथ्वी पर आती हैं, सन की रेज पृथ्वी पर आती हैं। अब एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसी पाई जाती हैं जिनको हम बोले ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे मान लो ग्रीन गैस, में ग्रीन दे देता हूँ, हालांकि ग्रीन नहीं होती है, तो यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कैसी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैसेस की खासियत क्या होती है, ये सन से आने वाली रेज को, ये सन से आने वाली रेज को आने तो देती हैं, मगर जैसे ही सन की रेज वापस जाएंगी तो इनको ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप मतलब फंसा लेती हैं, जाने नहीं देती हैं। अब सुनो, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो सन से आने वाली रेज को आने तो देती हैं, कहती हैं भैया आ जाओ, मगर जैसे ही ये वापस जाती हैं एटमॉस्फेयर में तो जाने नहीं देती, ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जनरली क्या होता है, गैसेस सन से हीट आती है और ये वापस चली जाती है। आने वाली हीट को हम इंसोलेशन बोलते हैं, जाने वाली जो हीट है इसको हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मगर ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जो अर्थ से वापस जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना ही क्या कहला रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कहला रहा है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी का लेवल बढ़ेगा, और जब सी का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो समुद्र के आसपास जो कोस्टल एरिया में लोग रहेंगे उनका डूबने का खतरा बढ़ जाएगा, कोस्टल एरिया का डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। और हमारी प्राचीन सिटी द्वारका वो भी सबमर्ज हो चुकी है, डूब चुकी है, किसमें, पानी में। ठीक है, आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ये हो गया है कि जो ग्लेशियर्स के बनने की जो दर है वो क्या हो गई है, कम हो गई है पिघलने की दर से। Due to global warming, glaciers are melting and rate of melting of glaciers is more than rate of glaciers formation। आज की डेट में ग्लेशियर्स बन कम रहे हैं, पिघल ज़्यादा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा, ग्लेशियर जब पिघलने लगे ना पूरी तरह से, तो जो ओशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब ओशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो पानी आसपास के इलाकों में जाएगा, और आसपास के इलाकों में रहने वाले जीव जंतु लोग अपने जो हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पानी आएगा, फ्लडिंग होगी, बाढ़ आएगी। तो आप देखो जान माल का नुकसान होता है, आसपास के रहने वाले लोग उनको नुकसान होगा, जान जाएंगी, बहुत सारी समस्या होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या को इन्विटेशन दे रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा के। ठीक है, बहुत सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैसेस है, CH4। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा हमारी समस्या बढ़ने वाली है, देख लो आप। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तो कुछ वार्म करंट और कोल्ड करंट बता रखे हैं। अब देखो हम पानी की बात कर रहे हैं। अब ओशन वाटर जो रहता है ना, ओशन वाटर में पानी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जैसे इधर फ्लो कर रहा है, पानी की जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसको हम बोलते हैं वाटर की जो करंट बोलते हैं, वाटर करंट। अब पानी गर्म भी हो सकता है, ये पानी ठंडा भी हो सकता है। यहाँ पे जो लाल कलर का निशान दिखा रखा है ये तो है वार्म ओशन करंट है, और ब्लू कलर का जो ऐसी दिखा रखी डायरेक्शन ये है आपका कोल्ड ओशन करंट है।
ठीक है। तो ओशन में दो प्रकार की करंट आपको देखने को मिलेंगी, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ भी आएगी। देखो ओशन करंट्स का मतलब क्या है? एन ओशन करंट इज ए कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओशन करंट क्या होती हैं? लगातार ओशन के वाटर का मूवमेंट होना, यहाँ से पानी यहाँ पे जा रहा है तो ये क्या बन गई? एक करंट बन गई। फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो पानी क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखो कि इधर की डायरेक्शन में एक रिवर फ्लो कर रही है, एक नदी सी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ओशन करंट दोनों टाइप्स की होती हैं, कोल्ड भी होती हैं और वार्म भी होती हैं। ओशन करंट आर क्रिएटेड बाय विंड। इनको क्रिएट करने वाला कौन होता है? विंड। सिंपल सी बात है, पानी जो बहेगा उसको ले जाने वाला कौन है? विंड है। वाटर का टेम्परेचर, वाटर के टेम्परेचर की वजह से भी ओशन करंट क्रिएट होती है। और ग्रेविटी ऑफ मून, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी ओशन करंट क्रिएट होती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ओशन करंट। तो ओशन करंट क्या होती है तो आपको बताना है। एन ओशन करंट इज ए कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हाट कॉजेज ओशन करंट्स? क्वेश्चन दूसरा आ सकता है 1 नंबर का। तो आपको बताना है ओशन करंट्स आर क्रिएटेड या कॉज्ड बाई विंड, वाटर टेम्परेचर और ग्रेविटी ऑफ मून, ठीक है। ओशन करंट्स लाइक इज लाइक ए रिवर फ्लोइंग इन ए ओशन इन सर्टेन डायरेक्शन। ओशन करंट कुछ ऐसी लगती है कि मान लो कोई रिवर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओशन करंट्स का महत्व क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट्स? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन करंट्स। तो महत्व देखते हैं। देखो वार्म ओशन करंट की प्लेस वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट की प्लेस ओल्ड। देखो जहाँ पर गर्म ओशन करंट चलेंगी, गर्म ओशन करंट चलेंगे तो ये जो एरिया रहेगा आसपास का गर्म रहेगा। जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट चलेंगी वो एरिया कैसा रहता है? ठंडा रहता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। विंड फ्लोइंग थ्रू वार्म करंट रीजन कैरी मॉइस्चर एंड कॉजेज रेनफॉल। अब देखो, अब ये पानी है, अब पानी में वार्म ओशन करंट चल रही है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ से विंड चलती है तो पानी गर्म है तो यहाँ पे एवोपरेशन ज़्यादा होगा, और विंड जब जाएगी यहाँ से तो एवोपरेशन साथ में लेके जाएगी। और जब ये विंड कहीं पर जाकर टकराएगी किसी पहाड़ वाड़ से तो फिर ये ऊपर जाएगी और क्या बनाएगी? क्लाउड्स बनाएगी। तो ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है? रेनफॉल होती है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो अगर कहीं पर वार्म ओशन करंट है और वहाँ पे क्या होगा? अगर हवा चल रही है तो वो हवा मॉइस्चर को ले जाएगी और क्या क्रिएट कर देगी? और रेनफॉल हो सकता है उस हवा की वजह से, ठीक है। तो जहाँ पर गर्म पानी है वहाँ से हवा जाएगी, हवा जाएगी तो मॉइस्चर ले जाएगी, और यही मॉइस्चर किसका कारण बनती है? रेनफॉल का कारण बनती है। अच्छा, जहाँ पर कोल्ड ओशन करंट और हॉट ओशन करंट, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिल जाती हैं, जहाँ पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लो यहाँ पे ये है वार्म ओशन करंट और यहाँ पर है ये वाली कोल्ड ओशन करंट है। तो जहाँ पर कोल्ड और वार्म ओशन करंट मिलती हैं, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे मिल रही हैं, वो जो जगह होती है ना वो होता है वेस्ट फिशिंग ग्राउंड। इस जगह पर मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। The places where warm and cold ocean currents are मीट्स आर बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। सबसे अच्छे फिशिंग ग्राउंड होते हैं, यहाँ पर मछली उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। ओशन करंट इन्फ्लुएंस नेविगेशन ऑफ शिप्स, लाइफ ऑफ सी क्रिएचर। ओशन करंट की वजह से नेविगेशन शिप्स के मतलब चलाने में उनमें भी मतलब प्रभाव पड़ता है, और साथ के साथ में सी क्रिएचर्स की भी लाइफ, सी क्रिएचर्स का मतलब समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की लाइफ पर भी क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे टाइड्स। टाइड्स का मतलब है ज्वार, ज्वार, ठीक है। तो टाइड्स मतलब ज्वार। अब देखो समुद्र में क्या है, एक तो क्या है ऐसे करके लहरें आती हैं, समुद्र में क्या आती हैं? लहरें आती हैं। समुद्र के आसपास जाओगे, एक समुद्र में क्या आती हैं? वेव्स। ये तो छोटी छोटी वेव्स हैं, लहरों को क्या बोलते हैं? वेव्स। एक है टाइड्स। टाइड्स में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। तो ये जो ऊंची ऊंची लहरें आती हैं ना कभी कभी आती हैं, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती हैं, और इनका उपयोग भी कर सकते हैं। और ये होता है सुनामी, उसमें तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। और एक क्या है? ओशन करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सॉरी ओशन वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिसको हम ओशन करंट बोलते हैं। तो ओशन करंट, सुनामी, ओशन वेव्स, इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। तो फिलहाल टाइड्स के बारे में देख लेते हैं। तो टाइड्स का मतलब क्या? पहली बात तो टाइड्स क्यों क्रिएट होते हैं तो ध्यान रखना, टाइड्स आर क्रिएटेड व्हेन सन एंड मून अलाइन इन ए लाइन। जब सन और मून एक ही लाइन में आ जाते हैं तो अब क्या आते हैं? जब टाइड्स आते हैं, टाइड्स मतलब ज्वार भाटा इसको बोलते हैं, तो समुद्र में क्या है? बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑन ओशन वाटर इंक्रीजेज इमेंसली इन दिस सिचुएशन रिजल्ट्स टाइड्स। अब देखो जब सन और मून एक मतलब डायरेक्शन में आ जाएंगे तो ओशन जो वाटर है उस पर ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा और समुद्र का पानी में ऐसे करके उफान आने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं टाइड्स, ठीक है।
अब दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक है व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, द पोर्शन ऑफ अर्थ, मतलब एक अर्थ का ऐसा पोर्शन, या द पोर्शन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर वे लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। मान लो ये लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये आपका एटमोस्फीयर है। तो तीनों चीज़ कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर तीनों चीज़ मिल जाएं उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और बायोस्फीयर में आपको दिखेगी लाइफ। लाइफ मतलब प्लांट्स भी दिखेंगे और एनिमल्स भी आपको दिखेंगे। तो ध्यान रखना, द पोर्शन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ध्यान रखना। यहाँ बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर भी मिल जाएगा, हाइड्रोस्फीयर भी मिल जाएगा और एटमोस्फीयर भी मिल जाएगा। या मैं कहूँ बायोस्फीयर में आपको लैंड भी मिल जाएगी, बायोस्फीयर में आपको वाटर भी मिल जाएगा, बायोस्फीयर में आपको एयर भी मिल जाएगी। और जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर तीनों चीज़ मिल जाएँ तो वहाँ पर आपको लाइफ मिल जाएगी, जीव जंतु भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। व्हाट डू यू नो बाई टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये हमने बताया था आपको कि आपको पता है ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ formation of earth, crust was transformed into many pieces of huge rocks and these huge pieces of rocks were called tectonic plates। जब अर्थ जब बनी थी तो अर्थ की जो ऊपर वाला भाग है उसको क्रस्ट बोलते हैं। ये क्रस्ट कई भागों में टूट गई, ठीक है, या कई भागों में ट्रांसफॉर्म हो गई। यही जो ह्यूज पीसेस थे रॉक्स के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स पर ही कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट लगातार मोशन में रहती हैं, धीरे धीरे स्लोली मूव करती रहती हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में भिड़ जाती हैं, टकरा जाती हैं, तो क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। और एट प्रेजेंट देयर आर 29 टेक्टोनिक प्लेट्स। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। हमारी ऐप लकी एजुकेशन आ चुकी है, जहाँ पर हमने क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर दिया है। क्लास 10th की साइंस, आरबीएसई की साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। ये सारे कोर्स के फीचर्स हैं। मात्र 500 रुपये में कोर्स आपको अवेलेबल है, तो कोर्स को अवेल करें और साइंस एंजॉय करें। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, बिंदास रहो। जय हिंद, जय भारत।